chapter is human reproduction and we are going to discuss the phases of menstrual cycle. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया था, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिन का होता है. आफ्टर दैट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेंस्ट्रुअल फेजेज, है ना. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम इस ग्राफ की हेल्प से बहुत इजीली समझ सकते हैं, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. क्या है भाई, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है कितने फेजेस में, 4 फेजेस में. तो द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन. कितने से कितने दिनों तक का भाई, 3 to 5 डेज यहाँ पे दे रखा है. इट कैन लीड अप टू द 7 डेज, अप टू द 7 डेज मैक्सिमम होता है. ठीक है, तो इतने दिनों तक क्या होगा भाई, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है. तो कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो गया जिसकी वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद हो गया. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बनाए रखते हैं, स्टेबल बना करके रखते हैं ताकि इम्प्लांटेशन हो सके. तो वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या फिर अचानक से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया. अचानक से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रेड लाइन से दिखा रहा है और एस्ट्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ड्यूरिंग दिस डेज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अचानक से डिक्लाइन हो गया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. समझ में बात आ रही है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे, यूटेराइन वॉल के अंदर. एस्ट्रेटम फंक्शनलिस क्या हो जाएगा, उजड़ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जहां पे मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे यानी कि ब्लड का फ्लो चालू हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट. इसको हम क्या करते हैं भाई, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. अप टू द 7 डेज मैक्सिमम 3 to 5 डेज एवरेज लेके चलते हैं, 3 to 5 डेज तक ये होगा. एट दिस टाइम यहाँ पे कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है. ठीक है, जैसे ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, मेंस्ट्रुएशन के बाद, इट इज फॉलोड बाय नेक्स्ट फेज दैट इज फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन वाला स्टेज. ठीक है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी विल कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी, टर्शियरी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, टर्शियरी के बाद जो मैच्योरेशन होता है दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा यहाँ के एंडोक्राइन सेल्स क्या सिक्रेट करना चालू करेंगे, एस्ट्रोजन. तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है. ड्यू टू दिस इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा वैसे वैसे थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कहने का मतलब क्या है, एस्ट्रेटम फंक्शनलिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम. वो क्या करेगा भाई, उसका लेयर भी, वहां के सेल्स भी प्रोलिफरेट करेंगे. एस्ट्रोजन क्या इंड्यूस करेगा, वहां के सेल्स को प्रोलिफरेट करना चालू करेगा जिसकी वजह से थिकनिंग भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. आगे चलते हैं नेक्स्ट. एट द डे, कौन सा डे भाई, 13th और 14th डे क्या होगा, एट दिस टाइम ईएस. अच्छा सुनना, ध्यान देना, एक चीज छूट रहा है. क्या छूट रहा है कि ये प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल का जो फेज है इसको मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है दैट इज LH एंड FSH. कहां से सिक्रेट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी से. कौन सिक्रेट कराता है, GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस. तो इसको FSH मिलेगा, LH मिलेगा, तभी जाकर के ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल में. आफ्टर दैट आगे देख रहे थे हम कि एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से कौन से दिन हाईएस्ट हो जा रहा है, 13वें और 14वें दिन. क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, LH का कंसंट्रेशन अचानक से क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है. ड्यू टू इंक्रीज इन LH कंसंट्रेशन इन ब्लड, यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट था, डिस्कस प्रोलिजरस उसका ब्रेक हो जाएगा एंड ओवम विल गेट रिलीज फ्रॉम देयर एंड दिस फेज इज नोन एज ओव्यूलेशन. इस फेज को हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन. डे 13 to 14. तो पहला फेज हमने क्या देखा, मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन में ब्लड फ्लो हो रहा था. दूसरा फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या देखा था हम लोग ने, oogonia के अंदर डिवीजन हो रहा है भाई, और सेकेंडरी oogonia के अंदर डिवीजन हो रहा है. आफ्टर दैट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है. तो ये वाला स्टेज क्या कहला रहा है भाई, अप टू, यानी कि 8th, मान लो अगर 7th डे पे खत्म हुआ है मेंस्ट्रुएशन तो 8वें से लेकर के 13वें दिन तक, है ना, क्या कहलाएगा, फॉलिकुलर फेज. फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ फिर से स्टार्ट हो गई, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग फिर से स्टार्ट हो गई. आफ्टर दैट ओव्यूलेशन देखा आपने. कौन सा देखा भाई, ओव्यूलेशन. ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH, इसी को हम बोल रहे हैं LH सर्ज. ओव्यूलेशन, डिस्कस प्रोलिजरस ब्रेक हो गया, ओवम रिलीज हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अगला जो फेज है दैट इज ल्यूटियल फेज. कहो मैम ल्यूटियल फेज क्यों होगा,
आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होगा भाई, स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और इसके एंट्रम अंदर वाला जो साइट है यहाँ पे ल्यूटिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसके से येलोइश अपीयर होता है। इट इज ऑल्सो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड आफ्टर द फॉर्मेशन जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखो जैसे ही ये रप्चर्ड हो गया, ये क्या सिक्रेट करा था, एस्ट्रोजन। ये इसके रप्चर होने के बाद एस्ट्रोजन का लेवल डाउन, और इसके फॉर्मेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई। चलो भाई प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे हाई हो गया। आफ्टर दैट क्या करेगा भाई, मेंटेन करके रखेगा किसको, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को, ताकि थिकनिंग वहां पे मेंटेन हो सके यूटेराइन के एंडोमेट्रियम वाले सेक्शन में। एंडोमेट्रियम के स्ट्रैटम फंक्शनलिस में फिर से प्रोलिफरेशन होगा, वॉल और ज्यादा थिकन होगी ताकि इम्प्लांटेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन को ला सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो क्या होगा भाई, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन यहाँ से फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। क्या फीडबैक जाएगा कि जरूरत नहीं है, डोंट सिक्रीट FSH LH, वहां से FSH और LH का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, GnRH रिलीज नहीं होगा। आफ्टर दैट क्या होगा भाई, FSH LH कम थे, यहाँ रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका रिग्रेशन, कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेट होने लगा तो बट ऑब्वियस सी बात है अचानक से ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन। जैसे ही डाउन गया उसकी वजह से यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस वाज द डिटेल ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इजी सा सेक्शन है, आपको बस ये याद रखना है 4 फेज, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज को ही सिक्रेटरी फेज कहते हैं। आफ्टर दैट लास्ट वाला भाई हम लोगों ने देखा कि फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, फिर से न्यू साइकिल स्टार्ट। बीच में आपको एक फेज आपको ये छूट गया यहाँ पे 13वें और 14वें दिन, दैट इज ओव्यूलेशन फेज। चलो भाई डन, कंप्लीटेड। आगे चलते हैं, इसका सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। आगे चले, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमने आपको डिटेल करा दिया। क्या कराया, FSH स्टिमुलेट कर रहा है ओवरियन फॉलिकल को, क्या बनाने के लिए, ग्राफियन फॉलिकल बनाने के लिए। LH क्या करता है भाई, LH प्रोजेस्टेरोन के रिलीज को बढ़ाता है। कैसे, किसके ऊपर काम करेगा, नाम है LH, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो बट ऑब्वियस सी बात है कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर काम करेगा। मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, है ना। मेंस्ट्रुअल फेज की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज जहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है किसकी वजह से हो रहा है भाई, एस्ट्रोजन की इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से हो रही है। LH क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है ओव्यूलेशन। प्रोलिफरेशन फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, अब प्रोलिफरेशन भी किसकी वजह से हो रहा है भाई, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। सिक्रेटरी फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सिक्रेटरी फेज किसकी वजह से भाई, किसकी वजह से वहां पे ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो आपको सिक्रेटरी फेज के बारे में आपको याद रखना है कि उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले, बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा देख लिया। फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है जहां पे दोनों गैमेट आकर के फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसी को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फ्यूजन ये जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये एम्ब्रियो जाकर के कहाँ अटैच होगा, यूटेराइन वॉल में, उसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो चलो भाई देखें जरा फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एग कहाँ पहुंच चुका है, अम्पुला इस्थमस रीजन में, और स्पर्म सेल्स कहाँ पहुंच रहा है, अम्पुला इस्थमस रीजन में स्विम करके। जैसे जैसे वजाइना से क्लाइटोरिस होते हुए स्विम करते हुए कहाँ पहुंचेगा, अम्पुला इस्थमस रीजन में, वहां पे स्पर्म काउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपको पता है 1 इजैकुलेशन 2 to 3 ml या फिर 3 to 5 ml सीमेन प्रेजेंट है। आपको याद रखना है 3 to 5 ml सीमेन प्रेजेंट है, और हर ml में कितना स्पर्म है, 200 से 300 मिलियन। पर जब यहाँ पे स्पर्म पहुंचता है तो वहां पे पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या कितनी रह जाती है, 300 to 500। ओनली 300 to 500 स्पर्म कैन रीच टू द फर्टिलाइजेशन साइट। बाकी के सारे क्या हो जाते हैं भाई, या तो पहुंच नहीं पाते, या फिर डिग्रेड हो जाते हैं, या फिर मारे जाते हैं। किनके द्वारा,
बैरियर प्रेजेंट है, सर्वाइकल रीजन में म्यूकस प्लग है, एज वेल एज क्या प्रेजेंट है वहां पे, फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट है यूटेराइन वॉल के अंदर। तो जैसे जैसे स्पर्म वहां पहुंचेगा वैसे वैसे उसको क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर पहुंचते पहुंचते स्पर्म की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही स्पर्म यहाँ पे पहुंचता है, अब उसके स्पर्म के हेड में क्या प्रेजेंट था, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करेगा, यहाँ पे ढेर सारे एंजाइम्स क्रिएट करेगा। आपको 3 नाम याद रखना है। पहला नाम है ह्यालुरोनिडेज। क्या करता है ह्यालुरोनिडेज, हमारे बॉडी के अंदर एक सेल या दूसरे सेल से बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज ह्यालुरोनिक एसिड। ह्यालुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए जो क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे बाहर में जो सेल्स प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स, बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है इसको क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा। सीमेंट को क्या करेगा ये भाई, डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो पहला एंजाइम का नाम तो समझ में आ गया, ठीक है, और उसका फंक्शन भी समझ में आ गया। दूसरा एंजाइम सीक्रेट करता है स्पर्म, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, CPE, यानी कि कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं, ये जो सेल का जो लेयर है इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट है दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और तीसरा जो एंजाइम ये सीक्रेट करता है दैट इज जोनालाइसिन। क्या याद रखोगे आप, जोनालाइसिन। आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाइसिन, लाइसिस, तोड़ने वाला। किसको तोड़ने वाला, जोना पेल्यूसिडा को। जोना पेल्यूसिडा क्या है, ओवम के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, जोना पेल्यूसिडा। तो इस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए उसके पास स्पेसिफिक एंजाइम है जिसको हम बोल रहे हैं जोनालाइसिन। ठीक है, ओके, डन। अब सुनना, ध्यान देना, जैसे ही स्पर्म यहाँ पहुंचता है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जोना पेल्यूसिडा ओवम के मेम्ब्रेन के अंदर। और यहाँ पे सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, यहाँ पे इम्पल्स स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में चेंजेज आएगा। क्या चेंजेज आते हैं, बाहर से कैल्शियम +2 आयन का इनफ्लक्स चालू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अलोंग यहाँ पे पूरे पेरिफेरी में एक स्ट्रक्चर का सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, स्पर्म पहुंचा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कहाँ पे, ओवम के मेम्ब्रेन में, कैल्शियम +2 आयन का इनफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से अब ओवम का जो सेल मेम्ब्रेन है नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अनदर स्पर्म कैनॉट एंट्री इनसाइड दिस ओवम, यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाएगा मेम्ब्रेन तक, ये क्या करता है, अपना न्यूक्लियस को यहाँ पे रिलीज कर देता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट कहाँ रह जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। बाकी यानी टेल, निबिन कर्ण और यहाँ पे जो हेड का जो पोस्ट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था, इट विल नेवर रीच इनसाइड द ओवम। ओवम के अंदर क्या हो रहा था भाई, सेकेंडरी oocyte था। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यहीं पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन जो कि मेटाफेज 2 में फंसा हुआ था, रुका हुआ था, अब ये मेटाफेज 2 से आगे प्रोसीड करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी पोलर बॉडी और यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा और ये ओवम विल फ्यूज अलोंग विद दिस न्यूक्लियस। ठीक है, ये ओवम इसके तरफ मूव करेगा और यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। तो शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पे क्या है भाई, एन न्यूक्लियस यानी हैप्लॉइड ऑफ न्यूक्लियस रीचेस टू द ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्मिक में कंटेंट के अंदर पहुंच रहा है और यहाँ पे ओवम भी क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों आकर के फ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैसा न्यूक्लियस बनेगा भाई, 2n। देयर इज 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन, जो कि दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। तो जाइगोट क्या है भाई, जाइगोट आपको याद रखना है, डिप्लॉइड कंडीशन है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट हियर एंड द कंप्लीट एक्टिविटी ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से सारे एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने आपको क्या बोला भाई कि एंजाइम्स के साथ आपको याद रखना है कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया भाई कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना, इसी का डिटेल इस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका, अब ये जाइगोट कहाँ, अम्पुला इस्थमस रीजन से मूव करना चालू करेगा और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। माइटोटिक यानी कि इक्वल डिवीजन, है ना, तो यानी कि यहाँ पे ये जो सेल्स है 2 से क्या भाई
4 से क्या 8, 8 to 16, यानी कि सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। किस तरीके से भाई, यहाँ पे ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरुला। क्या बोलेंगे इसको हम, मोरुला। अब मोरुला क्या करता है, 6 से 7 दिन लगाता है कहाँ पहुंचने में, इम्प्लांटेशन साइट पे पहुंचने में। 6 to 7 डेज में ये पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इम्प्लांटेशन साइट पे। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन साइट पे पहुंचता है। इम्प्लांटेशन साइट क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको जब यूट्रस पढ़ाया था तो आपको डिटेल किया था, है ना, यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस के बारे में फंडस रीजन प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड बॉडी, है ना। अब यहाँ पे मोरुला आकर अम्पुला स्थमस रीजन से स्विम करके आएगा। यहाँ पे स्ट्रैटम फंक्शनलिस अपने आप को डिवाइड कर रही है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, क्या पता है भाई, चलो एक बार इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें फिर बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मोरुला पहुंचना चालू करेगा, मोरुला को फटाफट अंदर लेना चालू करेगा, ठीक है, 6 to 7 डेज में। साथ ही मोरुला के अंदर पे कुछ चेंजेज होंगे। क्या चेंजेज होंगे, यहाँ पे सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, है ना, और तो और एक सिलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, ठीक है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे कुछ सेल्स एग्रीगेट हो जाएंगे। इस स्टेज जहाँ पे इस कैविटी का फॉर्मेशन हो, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसेल। क्या बोलेंगे इसको हम, ब्लास्टोसेल। जैसे ही ब्लास्टोसेल का फॉर्मेशन हो गया, वैसे ही इस स्ट्रक्चर को मोरुला ना कह के हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट याद रहेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिस वन, ये वाला जो है, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होता है, बाकी सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कहो कि मैम क्या डिफरेंस है दोनों में, सुनना भाई, ध्यान देना। दिस सेल क्या करेगा भाई, बाहर वाला जो सेल है, यहाँ पे लेयरिंग भी होगी फर्दर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का, उसको गैस्ट्रोला स्टेज में देखेंगे। ये वाले सेल को हम बोलते हैं इनर सेलुलर मास, है ना, ठीक है, ICM, इनर सेलुलर मास। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसेल और ब्लास्टोसिस्ट का जब फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से समटाइम्स यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है भाई, डिप्रेशन कॉज होगा। समटाइम्स इट गेट स्प्लिटेड इनटू 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आइडेंटिकल ट्विन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता है ना, आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है, DNA मेकअप भी उनका बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, सेक्स भी बिल्कुल सेम होगा। तो कब होता है वो आइडेंटिकल ट्विन वाला जो डिवीजन होता है, एट दिस स्टेज यहीं पे होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे इसी टाइम पे स्ट्रैटम फंक्शनलिस क्या करेगा, इसके ऊपर कवरिंग बनाएगा और इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, है ना। और यहाँ जो एंडोमेट्रियम, स्ट्रैटम फंक्शनलिस के जो सेल्स हैं, ठीक है, दीज सेल्स क्या करेंगे भाई, यहाँ पे न्यूट्रिटिव सिक्रेशन सिक्रेट करेंगे, ताकि मोरुला के सेल्स को अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि ये डिवीजन एग्जीक्यूट हो सके, ताकि ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। ओके, तो हमने ब्लास्टोसेल देखा, ब्लास्टोसिस्ट देखा। अब यहाँ पे कुछ सेल्स के नाम देखो आप। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ आउटर मोस्ट जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं, और दिस सेल्स आर, इनको मैंने आपको क्या बोला कि आपको इनर सेलुलर मास आपको समझ में आ गया, ICM। यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्म, ब्लास्टोसेल का फॉर्मेशन और लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो ICM के सेल्स हैं, है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, इन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट होकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे ऑर्गन फॉर्मेशन का काम होगा। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। चलो भाई, ट्रोफोब्लास्ट याद रहेगा आपको, ट्रोफोब्लास्ट। कहो कि मैम इज दिस ट्रोफोब्लास्ट, हाँ भाई, आउटर मोस्ट जो लेयर, कंप्लीट लेयर है सेल्स का, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। चलो भाई, ट्रोफोब्लास्ट हो गया। अब इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर सेल का डिवीजन होगा, और 2 तरह के सेल्स होंगे यहाँ पे, और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे भाई, सुनना, ध्यान देना। यहाँ पे इन सेल्स को 2 तरीके से, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है। चलो भाई, आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, है ना, ट्रोफोब्लास्ट की बात करें, तो बाहर के साइड में एक सेल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सिनसाइटियोट्रॉफ, है ना, सिनसाइटियोट्रॉफ सेल्स, ठीक है, सिनसाइटोट्रॉफिक सेल्स हो गए। अंदर वाले जो सेल्स हैं साइटोट्रॉफिक सेल्स हैं, है ना, साइटोट्रॉफिक सेल्स, ठीक है। अब ये सिनसाइटोट्रॉफिक सेल्स क्या बनाएंगे भाई, कोरियोन का फॉर्मेशन करेंगे, दिस इज कोरियोन। और साइटोट्रॉफिक सेल्स क्या बनाएंगे, एमनियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, अम्नियोन का फॉर्मेशन करेंगे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड
एमनियोन, है ना, अमनियोन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे होता है अमनियोन का फॉर्मेशन जरा देखें। तो आपने तो देख रखा है भाई, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ब्लास्टोसेल्स, ये सारा तो कंप्लीट है मैम। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे एक कैविटी बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड इसके बाद डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इनर सेलुलर मास भी यहाँ पे प्रेजेंट था, है ना। तो यहाँ पे भाई स्टार्ट करें फिर से वंस अगेन, हाइपोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होगा। दीज आर हाइपोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। हाइपोब्लास्ट के बाद एपीब्लास्ट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दीज एपीब्लास्ट सेल्स आगे यहाँ पे लाइनिंग होगी किसकी, एमनियोटिक कैविटी, यहाँ का फॉर्मेशन होगा एमनियोटिक, और इसका जो लाइनिंग हुआ दैट इज लाइंड बाय एमनियोन, है ना। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भर जाएगा। एंड यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, मैं आगे वाला लेयर मिटा रही हूँ, ये कोरियोनिक सेल्स हैं जो करके जो आगे जा करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, दिस विल फॉर्म, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यू कैन सी। अब यहाँ पे जो कोरियोनिक, ये तो एमनियोटिक लेयर हो गया, है ना, अमनियोन का फॉर्मेशन है, दिस इज एमनियोन। अब यहाँ पे जो कोरियोनिक लेयर है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे, और दिस प्रोजेक्शंस आर नोन एज कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोन है, दिस इज कोरियोनिक सेल्स, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोरियोनिक विलाई की। चलो भाई, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। दिस इज एपीब्लास्ट, याद रखोगे, एपीब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है। और दीज आर हाइपोब्लास्ट सेल्स, ये सारी के सारी क्या है भाई, हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं। ज्यादा डिटेल अपन को पढ़ना नहीं है, फिर भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कोरियोनिक विलाई हो गई। यहाँ पे दिस वन इज एमनियोटिक फ्लूइड, अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब ये वाला ये जो सेल्स हैं, दिस सेल्स आर कॉल्ड एमनियोन, क्या कहलाएंगे, अमनियोन कहलाएंगे। अमनियोन मेम्ब्रेन हुआ भाई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमलियन एम्ब्रियो, या एमनियोटिक, या फिर आपको पता है राम, वो क्या होते हैं, एमनियोट होते हैं भाई, और बाकी जो मैमल्स वगैरह हैं सब एमनियोटिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है दैट इज योक सैक, इसको हम क्या कहेंगे, योक सैक कहेंगे। तो बाद में ये क्या हो जाएगा भाई, डिमिनिश हो जाता है धीरे धीरे। तो ये प्राइमेटिव योक सैक हो गया। ये वाला सेल्स सारी के सारी ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ही हैं, ठीक है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आपको याद ही है, ओके डन, कंप्लीटेड। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या करता है, इम्प्लांटेशन को और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। ऑलरेडी ये एम्बेडेड है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, और यहाँ पे क्या करेगा, प्लासेंटा का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोरियोनिक विलाई, प्लासेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। एक बार कोरियोनिक विलाई ने क्या एंकरेज प्रोवाइड किया ताकि कंप्लीटली वहां पे, ताकि कंप्लीटली वो मजबूती से अटैच रहे, ठीक है। तो एपीब्लास्ट का फंक्शन भी देख लो। एपीब्लास्ट का फंक्शन क्या है भाई, ये सोर्स है, जितने भी जर्म सेल्स हैं, है ना, सारे के सारे कहाँ से बनेंगे, एपीब्लास्ट से। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन बने हैं उनका जो जर्म सेल है दैट इज कमिंग फ्रॉम एपीब्लास्ट, यानी एपीब्लास्ट ही सोर्स है सारे जर्म सेल्स का। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ईच एंड एवरी जर्म सेल्स भाई क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। तो एपीब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ जर्म सेल्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सोर्स ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो हम लोगों ने देख लिया। कहो कि मैं कोरियोनिक विलाई इज दिस फॉर्मिंग प्लासेंटा, नहीं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एम्बेडेड हो रहा है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। दिस इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या कर रहा है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर अपना एंकरेज स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आप को वहां पे फंसा रहा है ताकि क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके किसका, प्लासेंटा का। अलोंग विद दिस एंकरेज यहाँ पे पार्ट ऑफ यूटेरस क्या करता है भाई, डिवाइड करता है, और यहाँ पे एक फंक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड डेसिड्यूआ। क्या बोलेंगे इसको हम, डेसिड्यूआ। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डेसिड्यूआ। कितने लेयर हैं, 1 2 3, आप याद रखोगे, बी सी पी, ठीक है। डेसिड्यूआ है तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कि इसके कांटेक्ट में रहेगा दैट इज, आपको याद रखना है, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो रीजन है इसका डेसिड्यूआ का, बाहर की तरफ भी निकलता है। तो अदर देन एंकरेज, जहां से एम्ब्रियो इसके साथ जुड़ा हो, उसके अलावा जो पार्ट यहाँ पे डेवलप होगा दिस रीजन में, है ना, दिस इज कॉल्ड पेरिएटेलिस, है ना। सबसे आउटर मोस्ट क्या हो गया भाई, जहां पे अटैचमेंट नहीं है, एम्ब्रियो का अटैचमेंट प्लासेंटा के साथ नहीं है, उस पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को कवर करने का काम करता है कौन, पेरिएटेलिस, है ना, डेसिड्यूआ, ठीक है। अब आगे की बात करें, कहो कि मैम सी, है ना,
तो C4 कैप्सुलरिस, C4 क्या होता है? कैप्सुलरिस। तो आपको याद रखना है जो इनर लेयर है दैट इज ये वाला जो पार्ट है जो किसके टच में है भाई? सीधा सीधा किसके बीच प्रेजेंट है भाई? यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन द प्लेसेंटा, यानी कि यहाँ पे प्लेसेंटा के एंकरेज और एम्ब्रियो के बीच जो कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी को फिलअप करने का काम कर रहा है कौन सा? कैप्सुलरिस। दिस रीजन इज कॉल्ड कैप्सुलरिस। ठीक है, ओके। कैप्सुलरिस के बाद बात करते हैं बेसिलिस की, है ना। तो ये क्या है? टच में रहने वाला लेयर। कौन सा लेयर? जो डायरेक्टली किसके टच में है? तो यहाँ पे मैं इसको बता रही हूँ, जो टच में है डायरेक्ट किसके साथ? एम्ब्रियो के सबसे इंटेंस टच में जो लेयर है दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कह देंगे भाई? बेसिलिस। ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस। तो ऐसे याद रखोगे, एम्ब्रियो के इंटेंस टच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज बेसिलिस। बेसिलिस के बाद कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस किसको कवर कर रहा है भाई? बीच का जो स्पेस है अटैचमेंट और प्लेसेंटा के बीच में, उस स्पेस को कवर कौन करेगा भाई? कैप्सुलरिस। ठीक है, और पेरिटेलिस क्या है? उस भाग में डेसिडुआ का वो पार्ट जो कि अदर देन अटैच्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे भाई? आपको याद रखना है, दैट इज पेरिटेलिस। तो 3 लेयर मैंने बताया, डेसिडुआ, पेरिटेलिस। सबसे यहाँ पे अटैचमेंट, नो अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता है। प्लेसेंटा का वो पार्ट जहां से एम्ब्रियो अटैच्ड नहीं है, नो अटैच्ड। ठीक है, डू नॉट अटैच्ड विथ एम्ब्रियो, ये वाला प्लेसेंटा का पार्ट एम्ब्रियो के साथ अटैच्ड नहीं होता। ठीक है, तो भैया ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये सेक्शन पेरिटेलिस हो गया। ठीक है, फिर बीच वाला पार्ट जो गैप को फिल कर रहा है दैट इज कैप्सुलरिस। मैं लिख रही हूँ कैप्सुलरिस। किसका पार्ट है भाई? डेसिडुआ का पार्ट है। 3 लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, डेसिडुआ, कैप्सुलरिस। और बेसिलिस क्या है भाई? बेसिलिस इज द इंटीमेट पार्ट ऑफ डेसिडुआ, जो डायरेक्ट टच में है। किसके टच में है? इस एम्ब्रियो के टच में है, जो इनर मोस्ट पार्ट को कवर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिलरिस। ठीक है, तो बेसिलरिस वाला पार्ट क्या हो गया? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो गया, डायरेक्ट टच में हो गया। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ हम लोगों ने क्या देख लिया, क्या कवर कर लिया? इम्प्लांटेशन कवर कर लिया। इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक विलाई बना लिया। कोरियोनिक विलाई के साथ हमने डेसिडुआ की बात कर ली। डेसिडुआ किसका पार्ट है? प्लेसेंटा का पार्ट है। कितने लेयर? 3 लेयर। कौन कौन? बी, सी, पी। बेसिलिस सबसे इंटेंस टच में, कैप्सुलरिस गैप को भर रहा है, और पेरिटेलिस जहां पे अटैच नहीं है वहां पे पार्ट वो डेसिडुआ का प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, आफ्टर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो कहो कि मैम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने प्राइमरी स्टेजेस देख लिए। क्या देखा कि भाई एक जाइगोट कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किस में? मोरुला में। मोरुला किसको बोलेंगे? 8 to 16 राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो जाएगा मैम, तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कर देंगे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर फिर क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन सेल्स हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स हो रहा है। आफ्टर दैट वहां पे क्या होगा? 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एपीब्लास्ट के जो सेल्स होंगे वहां पे क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे और जर्म सेल्स का प्रोडक्शन करेंगे, और लेयरिंग होगी उसके बीच। 3 लेयर्स आ जाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जहां पे ये लेयरिंग प्रेजेंट हो जाएगी, और ये लेयर क्या करने लगेंगे? एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे, है ना, फोल्डिंग चालू हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, आफ्टर गैस्ट्रुला के बाद न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा 15 डे एम्ब्रियो स्टेज में। ठीक है, तो चलो भाई उसको तो डिस्कस करेंगे ही, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट क्या कहती है। तो हमने देखा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर द इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अलोंग विद द यूटेराइन वॉल फॉर्म्स। अब क्या बोल रहा है? यूटेराइन वॉल के साथ क्या करेगा? फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा भाई? प्लेसेंटा का। दोनों प्लेसेंटा क्या है? कनेक्शन है किसके बीच? ये कोरियोनिक विलाई और एम्ब्रियोनिक वॉल दोनों आपस में मिलेंगे, जहां पे ये जो बीच का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मैटरनल बॉडी के साथ क्या फॉर्म कर रहा है? ये प्लेसेंटा कर रहा है। प्लेसेंटा इज अटैच्ड विथ फीटस विथ एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा क्या करता है? फर्दर क्या होता है भाई? इस मान लो ये डिस्क सेपरेट प्लेसेंटा है। ठीक है, डिस्क सेपरेट प्लेसेंटा इमर्ज होता है, और जो फीटस ग्रो कर रहा है, जो बेबी ग्रो कर रहा है ना, इस ग्रोइंग बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड के हेल्प से ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है। आफ्टर पार्चुरेशन ये प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है, यानी कि अलोंग विद द
along with the placenta ये बेबी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लासेंटा वहां रुकेगा नहीं, है ना। तो प्लासेंटा डिटैच होकर के बॉडी से पार्चुरेशन बर्थ के टाइम पे बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। हमारा जो प्लासेंटा होता है डिस्क सेपेड होता है, डिस्क्वाइड होता है, एज वेल एज इसको हम डेसिड्यूस कैटेगरी में बोलेंगे। आपको मैंने बोला 3 लेयर, डेसिड्यूआ बेसिलिस, डेसिड्यूआ पेरिएटलिस, डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस, बीच वाला कैप्सुलर BCP आप याद रखोगे, ठीक है। चलो भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, ऑक्सीजन और को किसके लिए ट्रांसपोर्ट करा है, एम्ब्रियो तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। एज वेल एज आपको ये भी याद रखना है, ये जो प्लासेंटा है बैरियर है, ठीक है, किसके बीच, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच, यानी कि यहाँ के कंटेंट को यहाँ नहीं पहुंचने देगा जो कि अनवांटेड है, यानी कि कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन को छोड़ के, जैसे IgG कैन क्रॉस द प्लासेंटा और रिच कहाँ पहुंच जाता है भाई, इसके बॉडी में, और इसको फर्स्ट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है मदर के बॉडी से, पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G, आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। चलो भाई आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्लासेंटा क्या है भाई, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। चलो देखिए कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो पहला जो हार्मोन है दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई HCG, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ठीक है, HPL याद रखोगे, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। एंड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द प्लासेंटा, प्लासेंटा से रिलैक्सिन का भी सिक्रेशन होता है, प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बाय द प्लासेंटा। ये क्या करेगा भाई, बॉडी को प्रिपेयर करता है टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और टू कंटिन्यू द जेस्टेशन पीरियड अप टू द 9 मंथ, ठीक है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो चलो भाई आगे देखें, यहाँ पे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, बोल रही है इनर सेल मास की बात करिए, जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और हम मेसोडर्म की बात कर रहे थे कि यहाँ पे तीनों लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलाइज स्टेज बोलते हैं। फिर वहां पे लेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेयर्स क्या करेंगे भाई, ईच ऑर्गन का फॉर्मेशन चालू कर देंगे, ठीक है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन चालू कर देंगे। नेक्स्ट आगे चले, बात करते हैं भाई कि प्रेगनेंसी के कौन कौन सा वाइटल स्टेजेस है जहां पे कुछ ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये चीजें याद रखोगे कि सेकेंड मंथ के अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया, लिम्ब एंड डिजिट्स, है ना। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या बन जा रहा है भाई, लिम्स यानी दोनों हाथ, दोनों पैर, और डिजिट्स यानी कि फिंगर्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप। क्या बात कर रहा है, सेकेंड मंथ में क्या बन जा रहा है भाई, ये वाला, ठीक है। 12 वीक की बात कर रहा है, यानी कि कितने वीक हो गए, 12 वीक, यानी कि 3 मंथ हो गए भाई। 3 मंथ्स में क्या सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, जैसे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एज वेल एज सारे बॉडी के मेजर ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब डेवलप हो जाएंगे। फर्स्ट मूवमेंट जो होता है बेबी का, जो पहली बार वो लात मारता है जो कहते हैं ना, तो कितने मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, 5th मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक, जो 24 वीक होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, और तो और साथ में आईलिड का डेवलपमेंट होने लगता है, आई लैसेस भी बनने लगते हैं एट द एंड ऑफ 24 वीक्स। एट द एंड ऑफ 9 मंथ, जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होता है, फिटस का डेवलपमेंट टोटली कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और ये टाइम आता है पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ, है ना। तो चाइल्ड बर्थ की बात करें, ठीक है, आपको ये याद रखना है पार्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ में कि पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फिटस एंड इट इज कैरिड आउट बाय वेरियस हार्मोनल इफेक्ट। यहाँ पे हार्मोन्स काम करते हैं, कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लासेंटा इंड्यूसिंग माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। जैसे ही पूरी तरीके से ग्रोथ हो चुका है 9 ± 7 डेज, ये वाला स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या हो जाता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूटेराइन वॉल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे बेबी क्या है भाई, फुली ग्रोन है। और यहाँ पे जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, देन आफ्टर स्टार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन वॉल, यहाँ पे रिफ्लेक्स यानी कि यहाँ से मैसेज कहाँ पहुंचेगा,
हाइपोथैलेमस के पास क्या है भाई, आपको पता है ये रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है भाई, पोस्टीरियर लोब के अंदर ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ से ऑक्सीटोसिन का रिलीज चालू हो जाएगा, जो कि ब्लड में ऑक्सीटोसिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। कहाँ इंड्यूस करेगा, यूटेराइन वॉल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करेगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, और इसके थ्रू ही क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। समटाइम्स जब ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन ब्लड में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, देन आर्टिफिशियली भी क्या कहता है, थ्रू इंजेक्शन मदर को ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके वोम में क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके। ठीक है, एज वेल एज यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है ऑक्सीटोसिन, साथ में मेमोरी ग्लैंड के लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट मिल्क, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम का इजेक्शन हो पाता है। अगर ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन कम होगा तो कोलेस्ट्रम का भी इजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया मिल्क लेट डाउन हार्मोन, एज वेल एज आपको यहाँ पे डिस्कस किया था बर्थ हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन है। चलो देखें टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से हो रहा है, इसके फुल ग्रोन होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहाँ पे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। कहाँ चला जाएगा भाई, पिट्यूटरी को चला जाएगा। पिट्यूटरी क्या करेगी भाई, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। ऑक्सीटोसिन आएगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराएगा, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर लैक्टेशन भी ऑक्सीटोसिन के थ्रू ही स्टार्ट होगा, प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहीं पे ये चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगले दिन फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, मोस्ट वांटेड सीरीज में। थैंक यू।